बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी कर रहे थे। प्रोबेबिलिटी थ्योरी में मुझे लगता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई थी, थ्योरी अच्छी तरह कंप्लीट हो गई थी। तो आज क्वेश्चंस का डे है, तो जो आपको थ्योरी सिखाई थी उसी पर बेस करके क्वेश्चंस स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा वेट करें। और यहाँ पर जो सामने क्वेश्चन, ये 2 डाइस के थ्रो पर बेस्ड है। सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। 2 डाइस के सिंगल थ्रो में 36 आउटकम्स होते हैं। 6 स्क्वायर 36 आउटकम्स की लिस्ट मैंने पहले बना के दी थी, मैं फिर से याद दिला सकता हूँ। ये लिस्ट है 36 आउटकम्स की, सबको याद करनी आसान है, इजी टू रिमेम्बर। 1 1 1 2 1 3, इसी के ऊपर वो क्वेश्चन है सारा। 1 5 1 6, ऐसे 2 से लेकर के 6 तक, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 तक। 3 वाली रो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। 4 वाली रो में 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। 5 वाली रो में 5 1 2 3 5 4 5 5 5 6। 6 वाली रो में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये 36 आउटकम्स का सैंपल स्पेस होता है। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल देखो ये वाले, ये जहां पे येलो लाइन ये जा रही है, ये देखो, इनको डबलेट्स कहते हैं। अच्छा, गेटिंग सेम नंबर ऑन ईच डाय इज कॉल्ड डबलेट। रिमेनिंग नॉन डबलेट्स हैं, ये जो डायगोनल है वो डबलेट्स हैं। अब देखते हैं इस पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है, सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सो मेनी क्वेश्चंस। नंबर ए मांग रहे हैं ये, ऑड ऑन फर्स्ट 6 ऑन सेकेंड, ऑड ऑन फर्स्ट एंड 6 ऑन सेकेंड। काफी नॉलेज आपकी रहेगी। ऑड ऑन फर्स्ट, इसके लिए ना एक रफ वर्क जैसा तैयार कर लें। एक तरीका तो ये ऑड ऑन फर्स्ट को सैंपल स्पेस से सर्च कर लो। दूसरा तरीका ये थोड़ा हैंडी पड़ता है। ऑड ऑन फर्स्ट, फर्स्ट डाई के थ्रो में चाहिए 1 3 5, एनीथिंग आउट ऑफ 1 3 5 ऑन फर्स्ट। 6 ऑन सेकेंड, सेकेंड पर आपको 6 चाहिए। अब इन दोनों से ना आउटकम बनाता हूं, देखो कैसे बनाऊंगा। 1 6, फर्स्ट पे ऑड, सेकंड पे 6। फर्स्ट पे ऑड पता है 3, सेकंड पे 6, फर्स्ट पे ऑड, सेकंड पे 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस डिमांडेड बाय द क्वेश्चन। ऑड ऑन फर्स्ट, क्लियर बोल दिया ना, फर्स्ट, तो 1 6 कैनॉट बी 6 1। 1 6 का मतलब 1 6 हुआ, 6 1 या 6 3 ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऑड ऑन फर्स्ट एंड 6 ऑन सेकेंड। पहले ये रफ जैसा बना दिया, उस रफ से फेयर बना दिया। 1 6 3 6 3 फेवरेबल आउट ऑफ 36। प्रोबेबिलिटी 1/12 आ गई आपकी। ठीक है, बी पार्ट को स्टडी करें। नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच डाई, ऑन ईच। तो एक तो तरीका ये, ग्रेटर देन 4 ऑन ईच, वहां रीड कर लो सैंपल स्पेस से। दूसरा जो थोड़ा इजी पड़ता है वो ये है,
ग्रेटर देन 4 चाहिए ना, क्या चाहिए 5 6 चाहिए, 5 6 फर्स्ट पर भी चाहिए और 5 6 सेकंड पर भी चाहिए, दोनों डाइस पर आपको क्या चाहिए 5 6 चाहिए है। तो देखिए ये क्या बनेगा, इनको देख देख के और आप बना दीजिए, क्या बनाओगे देखिए 5 5 5 6 5 5 5 6 एंड 6 5 6 6, ये बन गए आपके फेवरेबल आउटकम्स। तो ये हो गया 4/36 1/9, 5 5 5 6 6 5 6 6 सारे आ गए, 5 6 का रिवर्स तक आ गया है क्योंकि उन्होंने बोला था नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच डाई, और वो कंडीशन यहाँ सेटिस्फाइड हो गई। अब हम आपको नेक्स्ट सी पार्ट बताते हैं, ए बी सी। एक मिनट, नंबर ए था ऑड ऑन फर्स्ट 6 ऑन सेकंड, बी था ऑड ऑन 1 6 ऑन अदर, तो ये सी पार्ट हो गया, मैंने ना सी रीड कर दिया, ये जो किया वो सी था, बी अभी भी पेंडिंग रह गया बीच में, अभी करता हूं बी पार्ट। ऑड ऑन 1 6 ऑन अदर, इसमें भी रफ वर्क जैसा बनाता हूं, ऑड ऑन 1 6 ऑन अदर, ऑड का मतलब 1 3 5 और 6 ऑन अदर, तो 6 इधर, ठीक। अब इसकी प्रोबेबिलिटी मैं लिख रहा हूं, क्या मांग दिया इसने, मांगा 1 6 3 6 5 6 एंड देयर रिवर्सिंग। 6 ऑन सेकंड नहीं लिखा इस बार, पहले में लिखा था ऑड ऑन फर्स्ट 6 ऑन सेकंड, अब की बार लिखा ऑड ऑन 1 6 ऑन अदर। दोनों को ए और बी को सेम मत अंडरस्टैंड करना, फर्क है दोनों में। अच्छा, तो इसमें ना रिवर्स भी होंगे, 6 1 6 3 6 5। ए पार्ट के साथ कंफ्यूज में, ए पार्ट में फर्स्ट 3 आते हैं, अच्छा, बी में आएंगे 6/36। सी, अब करूंगा डी, सी पार्ट वी हैव डन ऑलरेडी। डी पार्ट को देखें, टोटल ऑफ 11 चाहिए, टोटल ऑफ 11 देखिए मेड अप फ्रॉम 6 5, 6 + 5 क्या होता है 11, ऑल्सो फ्रॉम 5 6। बस ये दो आउटकम है जिनमें टोटल ऑफ 11 आता है। तो टोटल ऑफ 11 मीन्स दे हैव डिमांडेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 5 एंड 5 6। ये आपका 2/36 डी पार्ट हो गया। तो ट्राई नाउ ई पार्ट, टोटल 9 और 11, ई पार्ट टोटल ऑफ 9 और टोटल ऑफ 11 है इक्वल टू, देखिए टोटल ऑफ 9 आ गया तो टोटल ऑफ 11 नहीं आएगा, और टोटल ऑफ 11 आ गया तो टोटल ऑफ 9 नहीं आएगा, तो बीच में म्यूचुअल एक्सक्लूजन एमी इवेंट सही है। गेटिंग टोटल ऑफ 9, गेटिंग टोटल ऑफ 11 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। So if total of 9 appears, total of 11 will not come. Total of 11 appears, so total of 9 will not come. So in case of any events, or word changes to plus sign. So probability of total of 9 plus probability of total of 11. अब total of 9, ये रहा total of 9 made up from 6 3, क्योंकि डाई के ऊपर 7 नहीं होता, 7 + 2 नहीं बोलना आपने, 6 + 3, फिर ना इधर वाला कम करो 5 4, इधर वाला कम करोगे उधर वाला इंक्रीज होना पड़ेगा अपने आप, फिर आ जा
6 5 अब 4 फिर उधर वाला 5 और नीचे 3 फिर 6, बस यहीं रुकना है क्योंकि 3 के बाद 2 7 तो 7 डजंट एग्जिस्ट ऑन द डाई। तो ये आउटकम्स हैं टोटल ऑफ 9 के लिए फेवरेबल, जो कि 4 है 1 2 3 4 बाय 36। टोटल ऑफ 11 के आपको दिखाई पड़ रहे हैं 2 बाय 36, तो इट इज 6 बाय 36। द आंसर इज 1 बाय 6। टोटल ऑफ 9 और टोटल ऑफ 11 की प्रोबेबिलिटी आपके सामने। वी हैव डन 5 पार्ट्स, और भी है देखता हूं। यस, और भी है, नाइदर 9 नॉर 11, एफ पार्ट। ये देखिए एफ पार्ट, टोटल ऑफ 9 नॉट रिक्वायर्ड एंड टोटल ऑफ 11 नॉट रिक्वायर्ड। कहता है नाइदर 9 नॉर 11, टोटल ऑफ 9 नहीं चाहिए एंड टोटल ऑफ 11 नहीं चाहिए, और रिमेनिंग सब कुछ चाहिए। रिमेनिंग 36 आउटकम्स में से सारे चाहिए, केवल ये वाले अवॉइड करें। तो क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं, मैं नॉलेज इंक्रीज करने के लिए दोनों भी बताऊंगा। हाँ, एक देखिए, टोटल ऑफ 9 मेड अप फ्रॉम 6 3 5 4 4 5 एंड 3 6, और ये टोटल ऑफ 9 हमें नहीं चाहिए। टोटल ऑफ 11 भी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेड अप फ्रॉम 6 5 5 6, तो टोटल ये आउटकम्स हुए 6। ये 6 नहीं चाहिए, रिमेनिंग एवरीथिंग चाहिए। तो इधर आप प्रोबेबिलिटी हो गई 36 माइनस 6। 36 में से ये वाले 6 कम कर दो, तो डिवाइडेड बाई 36, ये आपका 30 बाय 36, 5 बाय 6। एक मेथड तो आपका ये रहा, शॉर्ट मेथड है। एक थोड़ा सा लेंदी मेथड लेकिन इफेक्टिव इंपॉर्टेंट मेथड लर्न करें हमारे साथ। ये रहा इसका अल्टरनेटिव बहुत इफेक्टिव है। टोटल ऑफ 9 बार को कंप्लीमेंट भी कहते हैं, अच्छा, एंड टोटल ऑफ 11 कंप्लीमेंट। अच्छा, डिमोर्गन्स लॉज आपने शायद सीखे हो, नहीं सीखे तो मैं बता देता हूं। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसको जो अभी बता रहा हूं उसको ढंग से लर्न करना, क्योंकि ये मॉडर्न थ्योरी है, इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है। डिमोर्गन्स लॉज होते हैं, 2 होते हैं ये डिमोर्गन्स लॉज। तो मैंने ये लिख तो दिया, पर याद जनरली इसका रिवर्स किया जाता है। अभी फिर से लिखता हूं, जो याद करने वाली चीज वो ये है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये 2 लॉज हैं, और वो तो ये 1 नंबर ना रिवर्स करके लिखा है, ऊपर जो लिखा है वो 1 नंबर, दैट इज इन रिवर्स फॉर्म। तो डिमोर्गन लॉ यहां पर लगेगा, यहां आ जाइए। ये देखो इंटरसेक्शन है ना, वो यूनियन में चेंज होगा। यहां पर ध्यान दें, T9 यूनियन लगाइए, T11 होल का बार कर दीजिए। ये देखो, ये वाला डिमोर्गन लॉ लगा दिया हमने, T9 यूनियन T11 होल बार। अब यहां पर एक चीज और लर्न करें, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कभी आ जाए ना आपके सामने, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कमिट टू मेमोरी, CTM याद करें। अभी इन्हें भी याद करें, ये जो लॉज बताए थे याद करें। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल ऑफ 9 यूनियन टोटल ऑफ 11। और यूनियन पसंद ना हो और भी लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। 1 माइनस, अब आपको यह देखना पड़ेगा कि T9 एंड T11 एमी है कि नॉन एमी। एमी है तो यूनियन प्लस में चेंज होगा, और नॉन एमी है तो पी ए यूनियन बी का फुल फार्मूला होता है ना, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, वो लगेगा। तो एमी नॉन एमी इनको देखा जाए,
यहां पर आइए, T9 को देखो, T9 टोटल ऑफ 9 है, तो वो टोटल ऑफ 11 नहीं हो सकता, क्योंकि दो पेयर अलग है, ये अलग है। टोटल ऑफ 11 है तो 9 नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन है T9 और T11 के बीच में, और म्यूचुअल एक्सक्लूजन है तो ऑरवर्ड प्लस में चेंज होता है। So what you do? Probability of total of 9 plus probability of total of 11. अब आगे चलते हैं, 1 माइनस टोटल ऑफ 9 आपको दिख रहा है वहां, 1 2 3 4 by 36। टोटल ऑफ 11 2 by 36। So this is 1 minus 6 by 36. It is 30 by 36। 6 5 या 30, 6 6 या 36। आपने देखा 5/6 पहले भी आंसर आया हुआ है, यहां भी आया हुआ है। ये लेंदी जरूर है पर ये नॉलेज इंक्रीजिंग मॉडर्न मैथमेटिक्स है। ये है कोलमोगोरोव की थ्योरी, उससे करवाया बताया। तो दोनों से मैंने बताया, दोनों आपको लर्न करने हैं, चॉइस नहीं है कि ये लेंदी है ये नहीं करना, दोनों भी करने हैं। ओके, सो वी हैव डन एफ पार्ट। तो जी पार्ट देखता हूं क्या पूछा। जी में इसने पूछा टोटल ग्रेटर देन 8, आपके सामने यू कैन सी दिस। अब ग्रेटर देन 8 टोटल में इसने थोड़ा सा बोल के बहुत कुछ मांग दिया। इसने डिमांड कर दी T9, T10, T11 एंड T12 तक। 12 से ज्यादा टोटल पॉसिबल नहीं है 2 डाइस के थ्रू में। 6 + 6 से टोटल ऑफ 12 आ जाता है, ठीक है। टोटल ऑफ 13 नॉट पॉसिबल। T9 हुआ 6 3 5 4 4 5 एंड 3 6। टोटल ऑफ 9 रेडी हो गया। टोटल ऑफ 10 6 4 5 5 एंड 4 6। टोटल ऑफ 11 6 5 एंड 5 6। तो टोटल ग्रेटर देन 8 4 3 7 2 9 1 10 by 36, दैट इज इक्वल टू 5/18। ये आपका आंसर जी पार्ट हो गया है। एच पार्ट को देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी इवन ऑन फर्स्ट और ए टोटल ऑफ 8। ये चीज है, इवन ऑन फर्स्ट और टोटल ऑफ 8। अब इवन ऑन फर्स्ट वो होता है 18 आउटकम्स में। आपको पता है टोटल 36 आउटकम्स है ये। इनमें 36 आउटकम्स में 50% में इवन ऑन फर्स्ट होगा और 50% में ऑड ऑन फर्स्ट होगा। इवन ऑन फर्स्ट, इवन ऑन फर्स्ट एंड एनीथिंग ऑन सेकंड। ध्यान दो, इवन ऑन फर्स्ट ये वाली रो है, ध्यान दो ये वाली रो क्या है, इवन ऑन फर्स्ट है इसमें, इस वाली रो में इवन ऑन फर्स्ट। बस आप इससे ज्यादा कुछ कंक्लूजन मत निकाल लेना। इवन ऑन फर्स्ट वहां दिख रहा है। एनीथिंग ऑन सेकंड, सेकंड की बात ही नहीं। ये नहीं बोलना सेकंड पे ऑड आया हुआ है, ये इवन आया हुआ ना। इवन ऑन फर्स्ट जरूर होना चाहिए एंड एनीथिंग ऑन सेकंड होना चाहिए। फिर देखो इवन ऑन फर्स्ट यहां है, फिर इवन ऑन फर्स्ट यहां है। तो 18 आउटकम्स में इवन ऑन फर्स्ट है, ठीक है। अब एक सेकंड, इवन ऑन फर्स्ट और टोटल ऑफ 8। टोटल ऑफ 8 मैं यहां देख शो कर देता हूं क्या है, फिर आपसे बात करता हूं। टोटल ऑफ 8 मेड अप फ्रॉम 6 2 5 3 4 4। ऐसे आप भी बनाया करो इसी तरह। 6 + 2, इधर मैक्सिमम लिख दिया मैंने, फिर इधर वाला कम करते जाओ, इधर वाला इंक्रीज करते जाओ। फिर 3 इधर वाला लेस करो, उधर वाला ऑटोमेटिक इंक्रीज करना पड़ेगा। यू हैव टू मेंटेन ए टोटल ऑफ 8। और नीचे 2 6 1 7 तो पॉसिबल ही नहीं। तो टोटल ऑफ 8 ये है। और इवन ऑन फर्स्ट मैंने बताया 18 आउटकम्स है।
ठीक, जो हम यहाँ लिख भी सकते हैं, पर 18 आउटकम्स में ऐसे अनड्यूली टाइम भी लगता है। एक बात है, इवन ऑन फर्स्ट ये एक इवेंट है, टोटल ऑफ 8 ये दूसरी इवेंट है। आप बता सकते हैं कोई कि एमी है कि नॉन एमी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि और वर्ड हमने चेंज करना है। मैं इवन ऑन फर्स्ट को E1 से डिनोट कर देता हूं, टोटल ऑफ 8 को T8 से डिनोट कर देता हूं। आपको एमी नॉन एमी का डिसीजन लेना है। नॉन एमी? यस बेटे, है तो ये नॉन एमी। अब आप बताओ नॉन एमी आपको क्यों मालूम पड़ा? सर इवन ऑन फर्स्ट एंड टोटल ऑफ 8 के कुछ रिपीटेड हैं, जैसे 4 4 2 6 6 2, इसमें इवन ऑन फर्स्ट भी है एंड टोटल ऑफ 8 भी है, तो उसे माइनस करना पड़ेगा, अदरवाइज वो 2 बार काउंट हो जाएगा। हाँ, एक मिनट, बिल्कुल करेक्ट बताया। जो टोटल ऑफ 8 है ना, उसमें यहां देखो ये इवन ऑन फर्स्ट है। यहां पे सब लोग देखो, ये 3 आउटकम्स हैं जिनमें इवन ऑन फर्स्ट भी है। इवन ऑन फर्स्ट होते हुए टोटल ऑफ 8 भी है, टोटल ऑफ 8 होते हुए इवन ऑन फर्स्ट भी है। जबकि एमी किसे कहते हैं? एमी कहते हैं इवन ऑन फर्स्ट हो तो टोटल ऑफ 8 नहीं होना चाहिए, और टोटल ऑफ 8 है तो इवन ऑन फर्स्ट नहीं होना चाहिए। एमी का मतलब तो ये होता है। एमी का मतलब होता है कि अगर टोटल ऑफ 8 है तो उसके अंदर इवन ऑन फर्स्ट आना नहीं चाहिए। तो एमी तो है नहीं है, तो एमी नहीं तो है क्या? फिर नॉन एमी हो गए। तो ये इवेंट्स आपके नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सब लोग इस बात का ध्यान देना। एमी नॉन एमी का फर्क नहीं डाल पाओगे तो गलत फार्मूला लगाओगे, गलत सोल्यूशन आएगा। तो इवन ऑन फर्स्ट और टोटल ऑफ 8, टोटल ऑफ 8 आपको इवन ऑन फर्स्ट दे रहा है, और इवन ऑन फर्स्ट के कुछ आउटकम्स टोटल ऑफ 8 दे रही है। जबकि एमी का तो बिल्कुल सीधा हिसाब है कि जो इवन ऑन फर्स्ट है तो वो टोटल ऑफ 8 नहीं होना चाहिए, और टोटल ऑफ 8 है तो इवन ऑन फर्स्ट नहीं होना चाहिए। एमी उसी को कहते हैं। एमी में डाउट हो तो मैं और एग्जाम्पल दे सकता हूं। ठीक है, तो ये नॉन एमी इवेंट्स हो गई। नॉन एमी के लिए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। नॉन एमी में और वर्ड मैंने टैकल करना सिखाया था। ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी इवन ऑन फर्स्ट प्लस प्रोबेबिलिटी टोटल ऑफ 8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन T8। इवन ऑन फर्स्ट 18/36, टोटल ऑफ 8 यही 1 2 3 4 5/36 माइनस इवन ऑन फर्स्ट गिविंग टोटल ऑफ 8, वो है यही वाले 1 2 3/36। ये आपके 18 5 23 माइनस 3 20/36, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। ये इसका सिस्टमैटिक सही वाला मेथड है। मेथड और भी है, मैं आपको दूसरा स्मॉल मेथड है, लेकिन ये सुपीरियर मेथड है। आपको सुपीरियर लर्न करना है। अब आप +2 में है तो सुपीरियर मेथड्स यू हैव टू लर्न। स्मॉल मेथड ये है, शॉर्टकट टाइप है ये। अल्टरनेटिव इवन ऑन फर्स्ट 18 आउटकम्स में इवन ऑन फर्स्ट है, ठीक है। टोटल ऑफ 8 देखो 1 2 3 4 5 6 5 में टोटल ऑफ 8 है। 1 2 3 4 5 में टोटल ऑफ 8 है माइनस, और जिनमें दोनों ये जो 6 2 है ना, दोनों में काउंट कर दिया आपने। 4 4 2 6 दोनों में काउंट कर दिया। 3 को हटा दो, जो दोनों में काउंट हुआ ना तो वो 2 बार काउंट हो गया। तो ये फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने आए? 20। टोटल आउटकम 36। तो प्रोबेबिलिटी 20/36 आप यहां पर डायरेक्ट आ गए 5/9
ये डायरेक्ट होते हुए भी आपको नॉलेज का जरूरत था, एमी नॉन एमी की नीड थी आपको, मैंने आपको सिखाया। अभी भी कोई डाउट है तो पूछिए, किसी को एमी नॉन एमी में डाउट हो तो एग्जाम्पल दे सकता हूं। ये था even on first or total of 8. This way we have done several parts, 5 6 7 8 questions were there in one question, 8 in one, giving lot of knowledge. ये रहा क्वेश्चन नंबर 9A है ये कोई क्वेश्चन, इसको रीड करें और ये आपकी काफी नॉलेज बढ़ाएगा। इसमें लिखा है ABR इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट के लिए पहला काम तो ये फार्मूला याद करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, इट इज पी ए इंटू पी बी विदाउट एनी हेजिटेशन। इसको आप याद करके रखिए। अच्छा, सच दैट के बाद इसने ना ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी 2/15। मैं आपको बता दूं, ए बार इंटरसेक्शन बी को देखो याद करो, इसको बी माइनस ए भी कहते हैं, 2/15। और ये ए इंटरसेक्शन बी बार को इसे ए माइनस बी भी कहते हैं, नोटेशन है वो, और नोटेशन तो अपना याद करिए। वेन डायग्राम को अगर देखें, ये देखिए वेन डायग्राम को वैसे ही बताया हुआ मैंने पहले, फिर याद दिला देता हूं। ए सेट बी सेट, ये एरिया को ए माइनस बी कहते हैं, ये बीच वाली एरिया ए इंटरसेक्शन बी, लास्ट वाली एरिया को बी माइनस ए कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए हमें यहां से रेडी करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी भी यहां से सर्च करना, दोनों की नीड है, आपको जरूरत है। तो ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी will probability of full set A minus probability of A intersection B। A में से A इंटरसेक्शन B को माइनस कर दें तो A माइनस बी एरिया बच जाता है। और ये चीज क्वेश्चन ने आपको A माइनस बी का मतलब सेकेंड वाला 1/6 दे रखा है, A माइनस बी 1/6 वो दे रखा है, मैंने यूज कर दिया। और दूसरा B माइनस ए का भी फार्मूला बनाते, फिर इनको टैकल करते रहेंगे। क्वेश्चन पता है क्या है, देन फाइंड PA एंड PB। आपको तब तक मेहनत करनी है जब तक PA एंड PB आ नहीं जाते, तब तक आपको लेबर करनी है, मेहनत करनी है। PA और PB आएंगे, देर से आएंगे, ठीक है। तो A माइनस बी की डिटेल तो हो गई, 1/6 मैंने लिख भी दिया। B माइनस ए, इसकी डिटेल यहां, B माइनस ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन ए, जो कि A इंटरसेक्शन B के इन जनरल इक्वल होता है, इक्वल टू 2/15 हो। इस तरह से उन दोनों की एनालिसिस हो गई, 2 इक्वेशंस आपकी बन गई। इनको सॉल्व करके PA और PB निकाल लें। अभी ये रॉ इक्वेशन बनी है, अच्छी इक्वेशन नहीं बनी है, वन को हम फर्दर सिंप्लीफाई कराते हैं। PA माइनस PA इंटरसेक्शन B, PA इंटू PB होगा। हमेशा PA इंटू PB नहीं होता, ये होता है केवल इंडिपेंडेंट इवेंट्स में। जब क्वेश्चन बिल्कुल इंडिपेंडेंट इवेंट शो कर रहा हो तब PA इंटू PB। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो PA इंटू PB अप्लाई नहीं करना है, नहीं किसी गलत और किसी क्वेश्चन में अप्लाई करके बैठे हो। इसमें साफ साफ लिखा है ABR इंडिपेंडेंट इवेंट, या तो वहां लिखा हुआ हो या आप की जो थ्योरी है वो इंडिपेंडेंट की तरफ इंडिकेट करती हो, तभी ये PA इंटू PB लगेगा। सभी जगह इसको अप्लाई नहीं करना। तो ये 1/6 हो। फिर इसमें PA कॉमन भी है, वो चाहो तो कॉमन ले सकते हो और चाहे तो छोड़ भी अभी सकते हो। इक्वेशन नंबर 1 ने आपको फिलहाल 3 दे दिया, अभी 3 को हम ठीक और भी ठीक करेंगे। अब 2 को कैच करते हैं, थोड़ा 2 को रिपेयर करते हैं। 2 क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B
माइनस पीबी इंटू पीए कह रहा, बीए इंडिपेंडेंट है, 2/15, ये इक्वेशन नंबर 4। अब ये इक्वेशन 3 और 4 सॉल्व करने हैं। सॉल्व करना बहुत स्मॉल सा जॉब नहीं होता, कभी कभी हार्ड इक्वेशन होती है। तो सॉल्व करने के लिए मैं तो सजेस्ट ये करूंगा कि आप पीए को ना एक्स बोल दो और पीबी को वाई बोल दो, अपनी कन्वीनियंस के लिए एक्स वाई में इक्वेशंस बन जाएंगी, थोड़ा आपको कम से कम नोटेशनल कन्वीनियंस रहेगी। तो ठीक है, तो ये जब ले लिया तो 3 4 दोनों चेंज हो गए थोड़े थोड़े। x माइनस एक्स बाई इज इक्वल टू 1/6, ये आपका 3 नंबर 3 ये कह दिया मैंने। 3 नंबर 4 नंबर भी देखो y 4 नंबर भी यस बाय माइनस एक्स बाई या बाई एक्स इक्वल टू 2/15। इक्वेशंस कैसे हो गए, थोड़े हैंडी से लगने लगे। पीए और पीबी आप तंग करेंगे तो मैंने नोटेशन चेंज कर दिया। अब क्या करना, इनको माइनस करो, एक्स बाई में एक रिलेशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर लो, 3a माइनस 3b, एक्स बाई कट गया, एक्स माइनस बाई आएगा और उधर आया 1/6 माइनस 2/15। केयरफुल रहना, कैलकुलेशन का एरर फौरन बताना अगर हो जाए बाई चांस तो। अच्छा 15 2 जा 30, मुझे लगता है एलसीएम लिया जा सकता है, 6 5 जा 30, 15 2 जा 30, दिस अपीयर्स टू बी 1/30। एक्स माइनस बाई आपका तैयार हो गया। इससे आप एक्स निकालो, एक्स निकाल के इक्वेशन 3a में पुट कर दो, तो 3a में सिर्फ y रह जाएगा, y वो जरूर मेहनत करने से आ जाएगा, है ना। तो क्या करो, x की वैल्यू 1/30 प्लस y कर दी, इसे 4 नंबर दे दिया। इस x की वैल्यू को कहां 3a में पुट करूं तो आपकी 3a इक्वेशन प्योर y में रह जाएगी, तो फिर रिजल्ट आएगा, क्वाड्रेटिक बनेगी, चाहे क्वाड्रेटिक भी बनेगी तो भी सॉल्व तो होगी। तो चलिए फिर 3a में पुट कर दो, x 3a को थोड़ा रीराइट करता हूं, x इंटू 1 माइनस बाय, शायद कुछ आराम पड़ जाए, इज इक्वल टू 1/6, थोड़ा रीराइट कर दिया और ये वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस 30y अपॉन 30, x की वैल्यू मैंने 1 प्लस 30y अपॉन 30 डाल दी, 1 माइनस बाई इक्वल टू 1/6। क्वाड्रेटिक बनने वाली है, हम लोग सॉल्व करेंगे फिर रिजल्ट आएगा। अभी ट्राई कर देता हूं, ओके 6 5 जा 30 करके ये हल्का कर दिया थोड़ा हमने, 1 प्लस 30 बाई 1 प्लस 30y इंटू 1 माइनस बाय इक्वल टू 5 बन जा 5। केयरफुल बहुत रहिए, 1 इंटू दैट माइनस 30y² माइनस 5 इक्वल टू 30y² प्लस 29y माइनस 4, 5 प्लस 1 4 इक्वल टू 30y² माइनस 29y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 35 4 जा 34 जा 120, 120 के ऐसे दो फैक्टर जिनसे 29 आ जाए, 30 इंटू 4 120 हुआ ना, और कर देता हूं फैक्टर 2 2 जा 2, 15 जा 2 5 जा 10, 3 जा 30 और 4 का 2 इंटू 2, इससे मुझे 29 चाहिए। ट्राई करो, इससे 29 मैंने आपको बताया 30 इंटू 4 के ये फैक्टर कर दिए, और 24 इंटू 5 120 होता है, इनका सम 29 होता है। अब तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।
-24 -5 +4 = 0। फर्स्ट 2 में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है? 6 कॉमन रह गया, 5 -4, और इन दोनों में -1 कॉमन, 5 -4 = 0। 5 -4 आउट इंटू 6 -1 = 0। तो 5 -4 = 0 और 6 -1 = 0। y की वैल्यू हो गई 4/5 और y की वैल्यू हो गई 1/6। एक 4/5 आई, एक 1/6, डबल आंसर है, कोई बात नहीं, डबल आंसर आ सकता है। और सेकंड x की वैल्यू के लिए हम 4 नंबर को रिकॉल करते हैं। 4 नंबर से x आपका आया हुआ है 1/30 प्लस y था वो, तो दो आंसर आएंगे, 1/30 प्लस 4/5 और 1/30 प्लस 1/6। देखते हैं, ये देखिए कितना हो गया 30 एलसीएम लेने के बाद 5 6 जा 30, 6 4 जा 24 प्लस 1, मुझे 25 लग रहा है। और यहां पर 30 एलसीएम लेने के बाद 1 + 5 6 लग रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये 1/5 हो गया। ये एक आंसर है, ये वाला सेट, y वो है, x ये है, और एक आंसर ये वाला है, ये 5/6 के साथ 4/5 अटैच है और 1/6 के साथ 1/5 अटैच्ड है। ये आपके आंसर्स हैं और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। लेंदी था और दिल्ली सीबीएसई दिल्ली 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपके कोर्स में पर्टिकुलरली लिखे हैं उन्होंने, एमी इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अच्छा particularly they are written in the syllabus. So we will try next question। क्वेश्चन वाला ये है सेट हमारा। So let us see this question। टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर बहुत थ्रस्ट रहता है सीबीएसई का, क्योंकि इंडिपेंडेंट, एमी और लास्ट में बेज थ्योरम है, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इन जनरल आप इन नोट्स पर कंसंट्रेट करें और आपका काम जरूर हो जाएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए बी सच दैट पीए इज 0.3 पीबी 0.6, फाइंड probability of A and B। PA into PB can be written as 0.3 into 0.6, वो 0.18। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो सीधा एंड जो है ना वो इनटू में चेंज होगा। ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। नॉट बी को क्या बोलते हैं? बी डैश, ए एंड नॉट बी, ठीक है। अच्छा, ए इसकी थोड़ी और एनालिसिस दे देता हूं नोटेशन की। ए एंड नॉट बी को ये भी कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश भी बोलते हैं। ये और ये इक्वल है, इसी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी भी कहते हैं। और इस क्वेश्चन को अगर पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी से किया जाए तो भी राइट आएगा, और डायरेक्ट अगर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से किया जाए तो भी राइट आएगा। एक ए अप्रोच, दूसरी अप्रोच, ये भी राइट है। इधर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है लर्न करें सभी लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 दी हुई है, आपको सिर्फ कॉपी करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश का फार्मूला ध्यान दो, बी डैश 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कमिट टू मेमोरी, अभी बताया था बी बार 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सारी प्रोबेबिलिटी थ्योरी में फार्मूला अप्लाई होता है, इवेंट चाहे डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एमी, सेमी कुछ भी हो, नॉट बी का ये फार्मूला हमेशा वैलिड रहेगा। अच्छा, तो इक्वल टू 1 माइनस 0.6 वो हो गया 0.4, तो यहां 0.4 लिख दिया, आंसर 0.12 है। अगर जो इससे करना चाहो, ये दूसरी अप्रोच से, तो ये इससे देखिए
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.30 हुई पड़ी है माइनस, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है इसलिए पी ए इंटू पी बी होगा ये, जो कि ऊपर टॉप पे लिखा है ये 0.18 0.12। दो मेथड पॉसिबल थे, मैंने दोनों भी आपको बताए, दोनों से सेम आंसर आता है। दिस विल अवॉइड कंफ्यूजन एट ए लेटर स्टेज। बाद में सोचो कि सर ने वो भी ये बताया, बाद में आपके माइंड में आएगा पी ए माइनस बी बी इसी को बताया गया था, फिर क्या प्रॉब्लम है। तो ए माइनस बी बताया गया था और वो राइट है, और इंडिपेंडेंट वाले में पहले वाला ज्यादा अच्छा है, वो इजी है और रिकमेंडेड है। ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड बी, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इनटू, इनटू क्यों, इन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ए डैश का वो कहां से आएगा, ए डैश आएगा निगेशन ऑफ ए, यहां से आएगा, इधर आओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बीइंग रिटन हियर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस 0.3 इक्वल टू 0.7। तो 0.7 है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश की वैल्यू 0.7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 0.6, ये हो गया 0.42। दैट इज द आंसर। नॉट ए एंड बी का आंसर ये था, नॉट ए एंड बी। और इसी को ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड नॉट ए भी कहते हैं। ए पे डैश लगा दो चाहे बार लगा दो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए भी इसे कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए भी इसे कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 0.60 और बी इंटरसेक्शन ए टॉप पे 0.18 लिखा हुआ है, और माइनस करोगे 10 माइनस 8 2 5 माइनस 1 4 0.42। देख ले दोनों मेथड से सेम आंसर आता है। सो देयर इज नो कंफ्यूजन इवन एट द लेटर स्टेज। समझो, डाउट पूछ सकते हैं। सेम क्वेश्चन अब आगे और चला से डी ई एफ और भी पार्ट्स हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट पे इंसिस्टेंस बहुत ज्यादा है सीबीएसई वालों का। टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए बी सच दैट पी ए 0.3 पी बी 0.6। क्वेश्चन वही है, अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है, दोबारा हमने स्टेटमेंट यहां लिख दिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आपको पता लग गई 0.7 1 माइनस 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश की हमको जरूरत पड़ सकती है, वो 0.6 को 1 में से माइनस करें तो 0.4। ये रिजल्ट पहले लिखे, वही वाले कॉपी कर दिए। अब इसने पूछा नीदर ए नॉर बी, नॉट ए एंड नॉट बी। नीदर ए नॉर बी को नॉट ए एंड नॉट बी बोला जाता है। अच्छा, फिर इसकी फर्दर प्रोबेबिलिटी हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इंटू क्यों हो गया, क्योंकि इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट का थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो फार्मूला लगाना नहीं, रॉन्ग कर बैठोगे। पी ए डैश क्या है 0.7, पी बी डैश क्या है 0.4, तो 0.28 इसका आंसर हो गया। नीदर ए नॉर बी का मेथड और भी है, नीदर ए नॉर बी है ना, इसका अपने पास मेथड तो और भी है, क्यों नहीं है। तो दूसरा मेथड मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ना ई पार्ट कर देता हूं। शायद मैं ई पार्ट डी में यूज करूंगा, इसकी वजह से मैं, तो सेकंड मेथड हो जाएगा। अच्छा, तो सेकंड मेथड अभी डी का बताऊंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ये एमी नहीं होते। इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो है ना वो नॉन एमी होते हैं। एमी तो एमी हो गया, जो नॉन एमी इवेंट्स हैं वो फर्दर कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड समटाइम्स अनक्लासिफाइड। 3 तरह के इवेंट होते हैं। अनक्लासिफाइड की बात हमने पहले नहीं की, क्योंकि अनक्लासिफाइड से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के अलावा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, कंफ्यूजिंग इवेंट्स होती हैं, तो वो फिर अनक्लासिफाइड में आएंगी। उन्हें हम डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बताने की पोजीशन में ही नहीं होते। देयर आर सर्टेन इवेंट्स विच कैनॉट बी क्लासिफाइड एज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ओके, तो पी ए और बी
PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन बी नॉन एमी इवेंट्स है ये। इंडिपेंडेंट का स्ट्रेट मीनिंग है नॉन एमी। इंडिपेंडेंट है तो वो एमी नहीं होंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट एमी का सब क्लासिफिकेशन है। तो फुल फार्मूला लगेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 0.3, प्रोबेबिलिटी बी 0.60, चलो माइनस ए एंड बी 0.18, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला था अभी थोड़ी देर पहले। 90 में से 18 गया 72 आया 0.72, ये हो गया। अब नीदर ए नॉर बी को इस मेथड से भी कर सकते हैं। अब देखना, नीदर ए नॉर बी का अल्टरनेटिव बता रहा हूं, समझिए इसको। इसको कहते हैं नॉट ए का मतलब ए कंप्लीमेंट एंड नॉट बी का मतलब बी कंप्लीमेंट। इसमें डिमोर्गन लॉ लगाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट हो जाएगा। डिमोर्गन लॉ लगा के ए यूनियन बी डैश इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब आगे चलो, ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा, क्योंकि पी ए डैश इज 1 माइनस पी ए। और ये आगे चल के पी ए यूनियन बी हमने नीचे रेडी कर रखा है, ये रेडी नहीं होता तो ये सारा करना पड़ता। 0.72 और आप देख सकते हो 0.28, ये आंसर के साथ मैच कर गया। सो देयर इज नो कंफ्यूजन एट ए लेटर स्टेज। अब भी कंफ्यूज तो गलत है, तो आपका अपना प्रॉब्लम है वो। मैं इसीलिए बताता हूँ, ये चीजें ना बाद में माइंड में आती है स्टूडेंट के कि वो क्वेश्चन उस तरह कर दिया, ये इस तरह कर दिया, ये क्या प्रॉब्लम है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी एक मेथड को फॉलो करके करिए, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए आपके मेथड में। और एक क्वेश्चन यहाँ लास्ट में इन्होंने दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, देखने में बहुत बड़ा सा दिखता है लेकिन करने में हार्ड शायद नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन बी इंटरसेक्शन ए बार। इसको मुझे लगता है ऐसे कर देता हूं, और भी मेथड्स तो होते ही हैं। ये ए माइनस बी है और ये चीज बी माइनस ए है। यूनियन को यूनियन रहने दो अभी, और वो चीज क्या है बी माइनस ए। दोनों इवेंट्स एम ही है। क्यों? क्योंकि वो जो वेन डायग्राम होता है उसमें ए माइनस बी लेफ्ट वाला एरिया होता है। अभी बनाया तो था मैंने, अब यहाँ स्पेस थोड़ी कम पड़ रही है, चलो बताता हूं। ये दोनों इवेंट्स एम ही होते हैं, क्योंकि ये देखो, ये एरिया ए माइनस बी, वो एरिया बी माइनस ए, दोनों एरिया ए ओवरलैप नहीं करते। ओवरलैप करते हैं तो क्या होता है, एमी नॉन एमी होते हैं, और ओवरलैप नहीं करता तो एमी होते हैं। इसलिए ये इवेंट और ये इवेंट दोनों कैसे, बार मैंने मतलब बार से कंफ्यूज नहीं होना, मैं दोबारा लिख देता हूं, उसको छोड़, ये लाइन यहां पर आ गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और जैसे ही बी माइनस ए का नोटेशन दिया आपको दिखाई पड़ने लग गया कि ये तो एम ही है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में यूनियन वर्ड प्लस में चेंज हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, और इनके फार्मूले याद कराए मैंने, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी को कहते हैं, ये पी बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन ए को कहते हैं। और ये सारी चीजें हमारे पास तैयार है। पी ए की वैल्यू 0.3, और ये पी ए इंटरसेक्शन बी ऊपर रेडी था 0.18 माइनस डबल ऑफ 0.18। अच्छा, डबल हो गया, दो हो गए ना, ये एक यहाँ एक वहां। और पी बी 0.60, ये 0.90 माइनस 0.36, 36 90 माइनस 30 60 54 लग रहा है ये आपका, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। ओके, हाँ आपको दिक्कत हो तो पूछो, बता दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 14 बीच बीच में नोट्स में ना होमवर्क है, सॉल्व होमवर्क, अनसॉल्व होमवर्क, सो यू मस्ट ट्राई फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम योर नोट्स। नोट्स में काफी सुपीरियर क्वेश्चंस हैं मेरे अपने, कम से कम
84 के बाद 26 इधर, 21 इधर, 84 के बाद 16 उधर, 22 इधर रख लो आप। ये 38 इयर्स के एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं आपके नोट्स। इतना एक्सपीरियंस कहीं किसी के पास नहीं है आज की डेट में। ओके, सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नीदर ए डबलेट नॉर ए टोटल ऑफ 9। कहता है डबलेट नहीं आना चाहिए। 2 डाइस का थ्रो है ना, 36 आउटकम। सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस स्ट्रेट मीनिंग 36 आउटकम्स। अब इसमें कहता है डबलेट नहीं चाहिए। डबलेट्स क्या होता है? गेटिंग सेम नंबर ऑन ईच डाई इज नोन एज डबलेट। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इन्हें डबलेट्स कहते हैं। और ये नहीं चाहिए हमको, नीदर ए डबलेट, डबलेट नॉट रिक्वायर्ड। टोटल ऑफ 9 नॉट रिक्वायर्ड। 6 3 5 4 4 5 3 6, ये सब नहीं चाहिए। इसके अलावा सब कुछ चाहिए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये रही। 36 टोटल आउटकम्स हैं। माइनस करो इन सबको। कोई ओवरलैपिंग है तो उसे एक ही बार काउंट करते हैं। अच्छा, तो इसमें ओवरलैपिंग नहीं है, सो यू विल काउंट ऑल ऑफ देम। 6 वो हो गए, 7 8 9 10। ये 10 हमें नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए उनको माइनस करो, दे आर अनफेवरेबल। 36 टोटल, टोटल में से अनफेवरेबल को माइनस किया तो फेवरेबल आ गए। डिवाइडेड बाई 36, 26 बाय 36, 13 बाय 18। दिस इज वन मेथड ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। आपको एक सुपीरियर मेथड बताता। इन्होंने बोला था प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुनिए हमारी बात को। प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? नीदर ए डबलेट, डबलेट नॉट रिक्वायर्ड, नॉर ए टोटल ऑफ 9 एंड। नीदर नॉर का मत, बीच में ना एंड वर्ड होता है, और वर्ड मत लगा देना यहां। नॉर ए टोटल ऑफ 9 मतलब डबलेट नॉट रिक्वायर्ड, टोटल ऑफ 9 नॉट रिक्वायर्ड, दोनों पर डैश लगा हुआ है। अब डिमोर्गन लॉ, डबलेट यूनियन टी 9 होल डैश। डिमोर्गन लॉ लगा के क्वेश्चन करोगे, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं, कभी गलत नहीं होगा। ये प्रोसीजर कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। ये हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी डबलेट और टोटल ऑफ 9। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस डबलेट और टोटल ऑफ 9। आप देख चुके हो, एम ही है। डबलेट कैनॉट गिव यू टोटल ऑफ 9, टोटल ऑफ 9 कैनॉट गिव यू ए डबलेट। कोई भी वहां ओवरलैपिंग नहीं थी। तो ये इवेंट्स कैसी हो गई? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एमई वाला फार्मूला, छोटा फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल ऑफ 9 अप्लाई कर दिया। इधर आ जा, 1 माइनस डबलेट की प्रोबेबिलिटी 6 बाय 36 और टोटल ऑफ 9 की प्रोबेबिलिटी 4 बाय 36। और ये आपका 36 माइनस 10 26 बाय 36, जो कि 13 बाय 18। यू कैन सी बाय बोथ मेथड्स यू कैन गेट सेम आंसर। प्रैक्टिकली होता क्या है, जैसे हम लोग जो टीचर्स हैं उसको अगर उस मेथड से करा दिया तो ये हाईलाइट नहीं करते। नॉलेज तो होती है पर हाईलाइट नहीं करते, उससे स्टूडेंट बाद में कंफ्यूज होता है। वहां तो हमने शॉर्टकट कर लिया, वो बाद में क्या है, स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है। टीचर को पता होता है, उनको दोनों मेथड बताने चाहिए सभी को। कभी कभी शॉर्टकट कर बैठते हैं, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट नहीं करता हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा तो शॉर्टकट नहीं किया हमने, कहीं करता नहीं, मेरी आदत नहीं है, तो डिटेल में कराना। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। वो फेमस पैटर्न है ये। अरुण एंड तरुण अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसी। 2 वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी? 2। और कैंडिडेट कितने? 2। इवेंट्स, उनका सिलेक्शन या रिजेक्शन क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, क्योंकि वहां वैकेंसी 2 है। अगर वैकेंसी 1 है तो यही इवेंट्स एमई हो जाएंगे। क्यों? अरुण सिलेक्टेड तो तरुण रिजेक्ट होगा, तरुण सिलेक्टेड तो अरुण रिजेक्ट होगा।
अगर वैकेंसी एक है तो, लेकिन वैकेंसी वहां सफिशिएंट है, टू वैकेंसी, टू कैंडिडेट, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ये टू वैकेंसी की वजह से दोनों का जो सिलेक्शन अभी आएगा आगे, इंडिपेंडेंस का आइडिया यहां से लगता है। वैकेंसी दो दी है उन्होंने। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अरुण सिलेक्शन इज 1/3, यहां लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी अरुण इज सिलेक्टेड 1/3, दैट ऑफ तरुण सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी तरुण सिलेक्टेड 1/5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। अब आपको प्रोबेबिलिटी पता लगानी है। किसकी पता लगानी है? वन विल बी सिलेक्टेड। अब देखिएगा फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी वन विल बी सिलेक्टेड। एक को सिलेक्ट कराना मतलब दूसरे को रिजेक्ट कराना। तो इसकी एनालिसिस ये है, अरुण सिलेक्टेड तो तरुण रिजेक्टेड, अरुण सिलेक्टेड तो तरुण रिजेक्टेड, या फिर अरुण रिजेक्टेड तो तरुण सिलेक्टेड। एक सिलेक्ट होगा, ओनली वन विल बी सिलेक्टेड। ये है पेनो। अरुण सिलेक्ट हो गया तो तरुण को रिजेक्ट भी कराना, तरुण रिजेक्ट नहीं हुआ तो हो सकता है वो दोनों भी सिलेक्ट हो गए हो, क्या पता। तो इसलिए दोनों प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अरुण रिजेक्टेड तरुण। यहां पे एक्सक्लूजन है इस जगह पर, एम ही है इस जगह पर, क्योंकि दो कैंडिडेट थे, एक सिलेक्ट हो गया एक रिजेक्ट हो गया, ये वाला तो वो दूसरा वाला हैपन नहीं होगा, दूसरा हैपन होने वाला तो पहला हैपन नहीं होगा। इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बार। इंडिपेंडेंट की वजह से मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फ्रीली एप्लीकेबल। अब इनकी प्रोबेबिलिटी डाल दीजिए। अच्छा, पी ए 1/3 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार हुआ 1 - 1/3, 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बार हुआ 4/5। वो वैल्यू जहां पुट कर दो, सारी वैल्यू आपको आ रही है। 1/3, टी बार हो गया 4/5, ए बार हो गया 2/3, टी हो गया 1/5, 4 + 2 6/15, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 2/5 appear to be answer। वन विल बी सिलेक्टेड हो गया है। सेकेंड पार्ट में कहते हैं बोथ विल बी सिलेक्टेड। दोनों को सिलेक्ट कराना है, मतलब अरुण भी सिलेक्ट हो जाए तरुण भी सिलेक्ट हो जाए। वैकेंसी वहां दो दो है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीए इंटू पीटी में कन्वर्ट होगा ये, अरुण सिलेक्टेड एंड तरुण सिलेक्टेड, एंड वर्ड इंटू में चेंज हो जाएगा। पीए की वैल्यू 1/3, पीटी की वैल्यू 1/5, आंसर 1/15। थर्ड पार्ट में ये कहते हैं एटलीस्ट वन सिलेक्टेड, एटलीस्ट वन विल बी सिलेक्टेड। और याद करो सभी लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। सो इट इज 1 - प्रोबेबिलिटी नन विल बी सिलेक्टेड। फार्मूला याद करके रखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नन सिलेक्टेड का मतलब अरुण इज रिजेक्टेड एंड तरुण इज ऑल्सो रिजेक्टेड। दोनों का रिजेक्शन हुआ, ये हो गया पी ए बार इंटू पी टी बार। 1 - पी ए बार अभी बताया था मैंने 2/3 हुआ लिखा पड़ा है, पी टी बार 4/5, आंसर आ गया 7/15। एटलीस्ट वन विल बी selected, probability of at least one, 1 - probability of none। फेमस फार्मूला इसी से करें, दूसरे भी मेथड्स हैं उनसे नहीं करना, ये हमेशा 1 - probability of none से इजी पड़ता है। और इसमें लास्ट पार्ट है नन विल बी सिलेक्टेड, और नन विल बी सिलेक्टेड यहां पर हो गया है। ध्यान से देखो, ये रहा नन विल बी सिलेक्टेड, ये वाला पार्ट नन विल बी सिलेक्टेड, और इसका आंसर ये 8/15। नन विल बी सिलेक्टेड, इन दोनों को मैच कर लो, हो गया। तो दैट वाज फोर्थ पार्ट इन दिस। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये है क्वेश्चन नंबर 24. A problem in mathematics was given to 3 students. 3 students को एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन दिया गया. Who chances of solving it are 1/2, 1/3, 1/4 respectively. मतलब यह है कि probability that A will solve is 1/3. Probability that B will solve the problem, मैंने गलती कर दी, 1/2. दूसरे का 1/3. Probability that C will solve is 1/4. ये इनकी प्रोबेबिलिटीज है. कोई बता सकता है इनमें सबसे कमजोर स्टूडेंट कौन है? एनीवन? 1/4. यस, सी सभी कैस्ट स्टूडेंट है, इसका चांस बहुत कम है. और इसमें ए फास्टेस्ट स्टूडेंट है, उसका चांस ऑफ सॉल्विंग सबसे ज्यादा है. ठीक है, वो इसका इंटरप्रिटेशन है. सी जो है वीकेस्ट स्टूडेंट है, ए ब्राइटेस्ट है, बी मीडियम है. ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. अब इन तीन को ये क्वेश्चन दे दिया गया. अब जानना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. हमें मतलब है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, चाहे ए सॉल्व करे, चाहे बी करे, चाहे सी करे, या ए बी कर दें, या बी सी, या सी ए, या सारे सॉल्व कर दें. मेरा तो क्वेरी है प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व. अब प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? प्रॉब्लम सॉल्व का मतलब है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन. मैंने जो डिटेल बताई उसका कंक्लूजन निकलता है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मुझे चाहिए, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है कि हमारी क्वेरी सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. This is 1 minus probability of nil solution. Probability of at least one is called 1 minus probability of none. Nil solution 1 minus nil solution कब मिला? जो A फेल हो गया, B भी फेल हो गया, C also had failed to solve the question. This is 1 minus P A bar into P B bar into P C bar. इंडिपेंडेंटली, वो चीटिंग नहीं कर रहे हैं. चीटिंग करेंगे तो डिपेंडेंट हो जाएगी प्रॉब्लम, तो चीटिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं. दे आर सॉल्विंग इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. इसलिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, उनको सॉल्व करना इंडिपेंडेंट, और उसको नो सोल्यूशन इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट. तो ये क्या आया? ए बार. अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज ऑल्सो 1/2. 50-50 है. 1 माइनस पी ए होता है वैसे फार्मूला, 1 माइनस पी ए, 1 माइनस हाफ, वो हुआ हाफ ही. इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार विल बी 2/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1/4, तो probability of C bar will be 3/4. Write them here. 1/2 into 2/3 into 3/4. कट के 1 minus 1/4, 3/4. तो कितने % चांस है कि सॉल्व हो जाएगा? कितने % चांस है कि सॉल्व हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी, हाँ, प्रोबेबिलिटी में ना 100 मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज बन जाता है हमेशा. जैसे 1/4 था ना उसका, तभी तो कमजोरी जान गई जल्दी से. 1/4 में आप 100 मल्टीप्लाई कर दो तो 25% इसका चांस है, इसका 33 पॉइंट समथिंग इसका चांस है, इसका 50% चांस है सॉल्व करने का. तो 3/4 का मतलब है 75% चांस है कि हमारा प्रॉब्लम कोई न कोई सॉल्व कर देगा. ठीक है, तो ये हुआ प्रॉब्लम विल बी सॉल्व का. और यहां पर एक सिमिलर क्वेश्चन, लास्ट प्रॉब्लम मैं थोड़ा हिंट देके आपकी छुट्टी कर दूंगा, थोड़ा सा देखिए. सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए, नहीं तो यहीं पे छोड़ देता. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी सॉल्विंग ए प्रॉब्लम आर दी. ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी दैट ए विल सॉल्व 1/3, दैट बी विल सॉल्व 2/7, सी विल सॉल्व 3/8. ध्यान से देखे रहना. That A will not solve 2/3,
दैट बी विल नॉट सॉल्व 5/7, ध्यान दो इसको 1 में से माइनस करो, दैट सी विल नॉट सॉल्व 5/8। सारे लिख के बैठ गए क्योंकि पता है इनकी जरूरत पड़ती है। इफ ऑल 3 ट्राई टू सॉल्व, सारों ने सॉल्व करने का एफर्ट किया, ट्राई किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 विल सॉल्व इट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। अभी एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन नहीं, हमें चाहिए एग्जैक्ट 1 सॉल्यूशन। एटलीस्ट 1 नहीं, लास्ट टाइम एटलीस्ट 1 था। एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन ऐसा होगा कि ए ने सॉल्व कर दिया, बी सी ने सॉल्व नहीं किया, या फिर बी ने सॉल्व कर दिया, ए सी ने सॉल्व नहीं किया, या फिर सी ने सॉल्व कर दिया, ए बी ने सॉल्व नहीं किया। एवरी टाइम वन ऑफ देम इज सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो यू कैन राइट ए बी बार सी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी सी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी बार सी। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स फिर भी हैं, सारों में मल्टीप्लाई लगाते जाओ। पी ए हुआ 1/3 और पी बी बार हुआ 5/7, पी सी बार हुआ 5/8 प्लस ए बार वहां लिख रखा है सारा ये 2/3, कॉपी करो, इंटू बी 2/7, सी बार का यहाँ है 5/8 प्लस ए बार रहा 2/3 इंटू बी बार का मतलब 5/7, सी का मतलब 3/8। दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज। 3 into 7 into 8 नीचे आ गया 25 प्लस 4 5 जा 20 प्लस 10 30 50 75 लग रहा है मुझे। यस, नीचे आपका 3 into 7 into 8, ये 25/56 आंसर आ गया। ये लो कंप्लीट ही हो गया, धीरे धीरे कंप्लीट हो गया आपके लिए। अब ज्यादा कुछ इसमें नहीं बचा। तो 2 तरह के क्वेश्चन था, एक था एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन और एक है एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। और इसी के साथ आपका क्लास कंप्लीट हुआ। किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट हुआ हो क्लास के अंदर तो बताएं। किसी और चैप्टर का डाउट है व्हाट्सएप से जरूर पूछिए, मैं ट्राई करूंगा आपका सॉल्व करने का। ठीक है सर, आपने